डिफेंस मैकेनिज्म एंड एडजस्टमेंट। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो एडजस्टमेंट, कैसे आप एडजस्ट करते हो सोसाइटी के साथ, एंड आपका रोल क्या है, कॉजेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट होता है, माल मीन्स दैट इज द इम्प्रॉपर, अगर बोल सकते हो कुछ चीज़ लैकिंग है या फिर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं माल। दैट मीन्स जो हिंदी में माल बोलते हो वो नहीं है, ये नॉर्मल माल है जहाँ पे डिसफंक्शनिंग हो रहा है। डिसफंक्शनिंग, DYS, डिसफंक्शनिंग मतलब फंक्शन लेस भी नहीं है। फंक्शन लेस हो जाएगा तो पूरा ही काम बंद हो गया। डिसफंक्शन मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फंक्शन। सो ऐसा क्या होता है एडजस्टमेंट में जो इम्प्रॉपर हो सकता है। जैसे आप लोग, बहुत लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर भी वो मोटे नहीं होते, तो दैट इज़ उनका मेटाबॉलिज्म, जो भी उनका हजम, डाइजेशन का एबिलिटी है वो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खा के मोटे होते हैं। तो ये जो दो टाइप के जो पर्सन है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हेल्थ का इशू आया या फिर उनका बॉडी ग्रोथ हो गया, बॉडी वेट इंक्रीज किया, तो ये दोनों ही माल एक्टिविटीज़ में आता है। मतलब उनका बॉडी और प्रॉपरली एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, उनकी न्यूट्रिशंस टेकिंग के ऊपर, इन टेकिंग के ऊपर। तो अभी मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ तो भी मैं मोटी हो गई, अगर मैं कम भी कंज्यूम करूँ तो भी मैंने मोटा मतलब वेट गेन किया। अभी ये दोनों ही फंक्शन माल फंक्शनिंग है, ठीक है। जब हमारा बॉडी या माइंड और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रॉपरली वर्क नहीं करता, सो दैट इज कॉल्ड माल, मतलब माल न्यूट्रिशन। देख लेना आप लोग क्रोम में और गूगल में सर्च करके, माल न्यूट्रिशन बेबीज जो होते हैं, जिनको लैकिंग होता है मैक्सिमम टाइम, खाने में कोई इशू हो रहा है, वो खा नहीं पा रहे, लैकिंग हो रहा है, तो वो बहुत पतले हो जाते हैं, पूरा स्केलेटन जैसे दिखेंगे। या कुछ लोग होते हैं जो हैबिली वो वेट गेन करते हैं, तो ये सारे इशू माल के साथ, वर्ड के साथ आ रहा है, ठीक है। अभी माल न्यूट्रिशन है, माल एडजस्टमेंट है। तो मैंने न्यूट्रिशंस का एग्जांपल दिया, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएगा, मैं बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म में जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो। सो मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट था, अभी देखो आपको बोला कि आपको एडजस्ट करना है इस सोसाइटी में, ठीक है। सो यू आर ए सोशल बींग, यू आर ए सोशल बींग, यू आर सोशल एनिमल और सोशल बींग। एंड आपके पास क्या है, ही हैज लिखा गया है, तो ही हैज और दे हैज भी कर सकते हो, बिकॉज सॉरी हैज तो नहीं होता, दे हैव होगा। दे हैव ए यूनिक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। यूनिक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अभी बिलोंगिंगनेस क्या होता है, वी आर इक्वल, वी आर इक्वल इन सेप साइज, सेप साइज बोलेंगे या फिर ओनली बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सेप साइज में हम लोग इक्वल नहीं होते, हम लोग बस हमारे जो एक्टिविटीज हैं एंड हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे फेस में नोज है, तो आपका भी फेस में ही नोज होगा ना, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में तो नोज नहीं होगा, है ना। जैसे कि मेरे लेटरल साइड में, बॉडी के दोनों साइड में, जैसे ये बॉडी है तो बॉडी के दोनों साइड में हैंड्स हैं, तो हैंड्स ही होंगे ना, यहाँ पे बॉडी होगा। जैसे सीक्वेंस में प्रेजेंट रहता है एंड जैसे एक्टिविटीज करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिलोंगिंगनेस हमने बोला, मतलब हम लोग इक्वल जैसे। हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट। हम लोग सुबह उठते हैं, वी जो भी हम लोग क्या करते हैं, वी नीड ए ब्रश, देन स्टार्ट आवर डेली एक्टिविटीज, हाउस कोर एक्टिविटीज, परफॉर्मिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑफिस और स्कूल, गोइंग टू स्कूल और टेकिंग सम फूड टू ग्रो आवर बॉडी और माइंड, फ्रेश माइंड, फ्रेश माइंड। अगर खाना नहीं मिला ना तो हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहता है। सो ये सारे एक्टिविटीज़ होता है। देन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और भी परफॉर्म करते हैं, कहीं पे हम ट्यूशन्स करते हैं, कहीं पे हम पढ़ने जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये सारा क्या है, हमें बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है कि हम लोग सेम एक्टिविटीज़ में एवरी डे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एनवायरनमेंट है, तो वो भी क्या हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम ए सोशल एनवायरनमेंट और बिलोंगिंग टू ए सोशल एनवायरनमेंट वाइल लिविंग एज ए मेंबर। जैसे आप ये सोसाइटी में अगर ग्रुप में रहते हो, तो दैट ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज सोशल ग्रुप, बिकॉज सोसाइटी के विद इन जो भी ग्रुप रहेगा वो सोशल ग्रुप होगा। अभी यहाँ पे आप उसके लिविंग मेंबर हो, आप जिंदा हो, लिविंग मेंबर हो, वहाँ पे स्टे कर रहे हो, वहाँ पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एंड ही कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल एंड द सिचुएशन टू which he has sometimes to subdue and on which he has sometimes full control। देखो, सबड्यू दैट मीन्स होता है कि आपको कभी कभी सेम सिचुएशन जो हमने गुजार लिया है उसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कभी कभी आपको फुल्ली कंट्रोल भी करना पड़ता है अपनी इमोशंस के ऊपर। तो यही तो है सोसाइटी, है ना।
अभी देखो ये पहला इंट्रो हो गया। अभी क्वेश्चन जैसे भी आए, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट एंड राइट अबाउट द कॉजेस ऑफ एडजस्टमेंट, तो वही आप माल एडजस्टमेंट का ही कॉजेस को लिखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय माल एडजस्टमेंट, कॉजेस एंड टाइप्स, देन ऑल्सो आप स्टार्ट करोगे एडजस्टमेंट से, ठीक है। जब बोल रही हूँ क्वेश्चंस प्लीज नोट डाउन कर लो, बुक में ही नोट डाउन कर लो कि कैसे क्वेश्चंस आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बाद में आपको फिर से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले बोला कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, राइट अबाउट इट्स कॉजेस। अभी बोलोगे मैम आपने तो यहाँ पे कॉजेस जो दिया है वो कॉजेस तो किसका है, माल एडजस्टमेंट का है। अरे एडजस्टमेंट होगा तभी तो उसमें डेफिशिएंसी या लैकिंग होने से माल एडजस्टमेंट होगा, तो कॉजेस तो सेम ही है ना। क्यों हमें एडजस्टमेंट करना है, क्यों हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, या फिर किस लिए इश्यूज आ रहे हैं हमारे एडजस्टमेंट में, सेम पॉइंट्स होंगे। तो कॉजेस हमें लिखना है माल एडजस्टमेंट का ही उसी क्वेश्चन में। अभी देखो फिर अगर क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय माल एडजस्टमेंट, राइट अबाउट दिस कॉजेस एंड द टाइप्स, देन जो मेंशन करूंगी वही लिखना है। दैट मीन्स वो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो या माल एडजस्टमेंट का, अभी जितना पॉइंट तक मैं पढ़ाऊंगी उतना आपको मेंशन कर लेना है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ये जो कंसेप्ट है एडजस्टमेंट का मीन्स क्या है, एडजस्टमेंट। जब भी वर्ड आ जाता है ना एड, ठीक है, एडी एड, देखो कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट में भी एड एडी वर्ड आता है, एडजस्टमेंट में भी आ रहा है, एडाप्टेशन में भी आ रहा है ना। जब भी ए डी डी और ए डी ऐसे मतलब वर्ड यूज हो जाते हैं, प्रीफिक्स हम लोग जो बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स वैसे यूज हो जाते हैं। प्रीफिक्स तो ये है, जब यूज हो जाता है दैट मीन सोच लेना यहाँ पे एडिशन वर्ड आ रहा है, ठीक है, कोई चीज को एक्स्ट्रा करना है, कोई चीज को एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पे देख लो द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब होता है एडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरमेंट। जो आपके सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है ना वही होता है आपका फिजिकल एनवायरमेंट एज वेल एज द सोशल डिमांड्स। तो सोसाइटी में जो डिमांड्स है वो आप सबके ग्रुपिंग जो नेचर्स है उसके वजह से ही आ रहा है। नो ह्यूमन बीइंग कैन लीव अपार्ट फ्रॉम हिज फिजिकल एनवायरनमेंट, कोई भी अपने एनवायरनमेंट को छोड़ के नहीं रह सकता। अगर आपको बोला जाए कि आप तो टेरेस्ट्रियल हो, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लोग लैंड पे रहते हैं, ठीक है, आपको बोला जाएगा कि चलो आप लोग लैंड पे रहते हो बट आपका फिजिकल एनवायरनमेंट मैं चेंज कर देता हूँ एंड आप लोग पानी में रहो, क्या आप सरवाइव करोगे, कैन यू सरवाइव, नहीं। वी आर नॉट फिश, हम लोग फिश नहीं है, वी आर नॉट फिश टाइप, हम लोग फिश टाइप नहीं है, या फिर वी आर नॉट रेप्टाइल्स, हम लोग रेप्टाइल्स भी नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं जो कि स्टे करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में टेरेस्ट्रियली और बोल सकते हैं ऑन लैंड, ठीक है। So there is action reaction chain going on between the individual and environment। तो ये कंसेप्ट ना पूरा बायोलॉजी का जैसा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने हाफ हाफ दो सर्कल्स जैसा बना लिया, ठीक है ना, सर्कल जैसा बना लिया। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा देखो इधर मैंने एक बना लिया, इधर मैंने एक बना लिया। सोच लो इधर मैंने फिजिकल एनवायरनमेंट को रख लिया एक सर्कल के लिए, इधर मैंने सोशल एनिमल जो कि हम हैं हमें रख लिया। तो क्या कनेक्शन दिख रहा है कि दोनों का जो रिएक्शन एंड क्या बोल सकते हो एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा तो एक्शन, ये भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है या फिर रिएक्शन देता है, दोनों ही अल्टरनेटिवली करते हैं। ये जब एक्शन दिखाएगा तो ये रिएक्शन देगा, ये जब एक्शन दिखाएगा ये रिएक्शन देगा। तो एक्शन रिएक्शन का जो एक्टिविटीज है ये चेन टाइप का है। देखो एक लूप में फंस गया, लूपिंग जैसा है, अभी इधर से गए तो यहाँ ही हम आएंगे, फिर इधर खत्म हुआ तो फिर से आएंगे, ऐसे ही घूमते चलेगा। तो ये रिएक्शन हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमेशा चलता है। आप खाना रोटी जो भी, जो फूड शेल्टर क्लॉथ सबके लिए आप डिपेंड करते हो किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये पॉइंट हो गया। अभी आ जाते हैं माल एडजस्टमेंट में। तो माल एडजस्टमेंट का 3 लाइन्स है जो कि स्टार्टिंग इंट्रो है, तो उसको लिख देना है एडजस्टमेंट के बाद। सो माल एडजस्टमेंट इज अ टर्म यूज्ड इन साइकोलॉजी। अभी देखो जब भी एडजस्टमेंट का बात आता है या फिर माल एडजस्टमेंट का, तो इट इज लिंक्ड विथ योर माइंड और कंसियसनेस पॉइंट। आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और कंसियसनेस पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स आप चेतना
मुक्त होके, मतलब चेतना के साथ जब समझते हो कोई भी चीज़ों को चेतना, कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस माइंड में समझते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। आप एनालिसिस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। आपके ब्रेन इफेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजी है। मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ, सो आप अगर अभी एक्टिव ना रहें, कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर आ जाएंगे एंड आप कुछ समझ नहीं पाओगे। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो या फिर सब कॉन्शियस स्टेज में हो। तो माल एडजस्टमेंट इज अ टर्म इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में माल एडजस्टमेंट एक टर्म जैसा, वर्ड जैसा है, जिसको एक्सप्लेन किया गया टू रेफर द इनएबिलिटी, देखो वर्ड मैंने बोल दिया, इनएबिलिटी टू रिएक्ट सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्टरीली। क्या करेंगे, रिएक्ट सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्टरीली टू द डिमांड ऑफ वंस एनवायरमेंट। किसी का भी एनवायरनमेंट, सपोज आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट अगर आपकी डिमांड को, ये सपोज थिंक कर लो आप हैं, ठीक है, आपके डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया, सो दैट मीन्स आप वहां पे क्या हो जाओगे, इम्बैलेंस हो जाओगे। इम्बैलेंस हो गया, दैट मीन्स माल एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टमेंट लिखेंगे। क्या है, एक माल एडजस्टेड जो चिल्ड्रन होगा, मतलब बच्चे होंगे जिनमें माल एडजस्टमेंट करने को बाउंड किया जा रहा है या फिर उनमें इश्यूज होते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, शाय एंड लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो शाइनेस इज एसोसिएटेड विद द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रही थी, कॉन्शियसनेस वर्ड आप लोगों को पहले भी मैंने बताया। यहाँ पे बोला कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आपका खुद का कॉन्शियसनेस। एंड लो एस्टीम, आपको आपके बारे में, एबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। दे आर ऑफन साइलेंट एंड अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। सम चाइल्ड आर वेरी, मतलब हम लोग चाइल्ड तो नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे। सम चिल्ड्रन आर वेरी shy, they are very tolerant to different activities of the person. He never spoke about different slang or didn't get any idea about the physical environment where they live. उनको कुछ नहीं पता, only they stuck with the home appearance और home environment and कोने में पड़े रहते हैं। ऐसे persons जो लोग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, जो लोग बहुत ही shy रहते हैं and they don't try to get very close with the anyone, they don't try to or don't enough time to get close to every person and talk with them, likely their friends or family members। ऐसे वो ट्राई नहीं करते, वो थिंक करते देयर एनवायरमेंट इज वेरी स्मॉल एंड देयर टाइम इज लिमिटेड, देयर इज a point that they are stuck with the books and the only lonely environment। वो ओनली एक सिंगल रूम में रहना या लोनली एनवायरनमेंट में रहने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, स्टक हो जाता है एक ही जगह पे फंस जाना या फिर उसी में ही घूमते रहना, ऐसे लोग हैं। तो ये आई कांटेक्ट भी नहीं करते। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो इनमें बहुत ज़्यादा कम रहता है, लो है बहुत ज़्यादा। देखो आप अपने कॉन्शियसनेस जो आप बोलते हो आप बहुत कुछ समझ पा रहे, तो कुछ लोग होते हैं जो आज समझ रहे कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका माइंड उतना कॉन्शियसनेस मोड पे नहीं है, तो आप फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप वीक हो गए। सेल्फ एस्टीम जो है, लो सेल्फ एस्टीम। अच्छा, तो दैट इज ऑल अबाउट द आत्मनिर्भरता एंड आत्मज्ञान ऑल्सो। मतलब इसमें क्या होता है ना, जब आप अपने आइडेंटिटी को प्रूव करते हो, ठीक है, सो ये लोग जो आपको मैंने समझाया, क्या ये अपने आइडेंटिटी को प्रूव करते होंगे, नहीं, ये तो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, तो दे आर वेरी शाय एंड दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, दे आर ऑफन साइलेंट, मतलब ऑलवेज साइलेंटली रहते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब ये साय हैं, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है बट साय हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले, तो फियरफुल भी होंगे ना। हाँ, चिल्ड्रन आर फियरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम द हायर क्लास स्टूडेंट्स, फियर डार्कनेस एंड नॉइजेस। अभी मैंने बोला था कि ये बच्चे ओनली क्लोज रहते हैं कहाँ पे, अपने घर के रूम के अंदर, मतलब वो रूम के जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, पिलो, बेड, उनसे बात करते हैं, टॉयज से बात करेंगे, बट वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। दे डोंट वांट ए फ्री लाइफ, वो फ्री लाइफ नहीं चाहते, वो फ्रीडम नहीं चाहते, बिकॉज दे आर वेरी फियरफुल। मतलब वो डार्कन एरियाज से, जो भी डार्कनेस वाला एरियाज है या अंधेरा है या फिर जहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा है, वो डर जाते, इवन वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाता है, ऐसे भी होता है। एंजाइटी देख लो, एंजाइटी, एंजाइटी क्या है, इट इज एन इमोशनल स्टेट।
एंजाइटी क्या है? जॉय, एंजाइटी, हैप्पीनेस, दिस आर द इमोशनल स्टेट्स ना। आपके माइंड में जो इमोशंस आ रहे हैं, तो वही सब है इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन वी स्टूडेंट्स आर वेरी एंसियस। जब एंजाइटी वर्ड आए, एंजाइटी का अगर छोटा सा वर्ब देखते हो तो दैट इज एंसियस। टेंस होंगे, वरीड होंगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, वरीड होते हैं एंड टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोग हैं ये इमोशनली। अगर देखा जाए एग्रेसिवनेस, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते, कहीं जाना भी नहीं चाहते। एंड इवन दो आप अगर उसको ट्राई करे कि मुझे तुम्हारे साथ बात करना है, घूमना है, फिरना है, तो वो क्या करता है? स्टूडेंट्स ट्राइज टू डोमिनेट अदर्स एंड बीट फाइट विद अदर स्टूडेंट्स। तो इनको अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ परेशान करो तो वो लोग मारपीट पे आ जाते हैं। मतलब डोमिनेट करने को कभी कभी बाई चांस में ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होके मैं तुमको दबा के रखूंगा। बट अगर हम इनको ऐसे करते हैं ट्रेट, तो दे विल फाइट विद अस। वो ट्राई करना स्टार्ट करेंगे कि वो फाइट कर लेंगे। एंड वो इतना ज़्यादा फाइट करते हैं, मारते पीटते हैं, जो लोग उनको पागल समझ लेते हैं। ऐसे टाइप के बिहेव करते हैं। लास्ट देखो, इमोशनली डिस्टर्ब। अभी मैंने बोला था इमोशनली डिस्टर्ब। जो बच्चे, स्पेशली देखोगे, बच्चे कभी भी फियरफुल या डार्कनेस से वो डरते हैं, या फिर दे आर ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द हायर क्लास स्टूडेंट्स, और दे ऑलवेज ट्राई टू स्टक विथ ए रूम ओनली, लोनली प्लेसेस ओनली। तो इन लोगों को समझ लेना है कि इनका जो इशू है ये पूरा बॉर्न इशू नहीं है, इनके साथ कुछ हुआ रहता है। सो दे आर जस्ट लाइक, वो क्या चाहते हैं? आइसोलेशन। दे नीड आइसोलेशन, सेपरेट होना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। उनका जो टेम्परमेंट है, टेम्परमेंट मीन्स गुस्सा हम बोल सकते हैं, जो उनका जो माइंड का टेम्परल पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। दे आर वेरी एग्रेसिव इन सम हाउ, और इन सम केसेस दे आर वेरी बैड टेम्पर्ड ऑल्सो। ऑलवेज यू आस्क समथिंग, दे टोल्ड यू क्या हो गया, ऐसा क्यों है, तुम क्यों मुझसे बात कर रहा है, मार दूंगा, धर दूंगा, ऐसा टाइप का बात करेंगे। दे सो वीपिंग, कभी कभी वो खुद से ही रोना स्टार्ट करते हैं, कभी कभी खुद से ही झगड़ा कर लेते हैं। कभी देखना, अगर देखना हो कि कौन से बच्चे ऐसे टाइप के बिहेव कर रहे हैं, या फिर इमोशनली दे आर नॉट एडजस्टेड विद द सोसाइटी, एडजस्टमेंट शो नहीं कर पा रहे, माल एडजस्टेड है, तो कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। कभी कभी देखना वो खुद से ही दीवार पे जाके पीट रहे हैं, ठीक है? दीवार पे जाके पीट रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, मिरर को देख के खुद से ही बातें करें मैक्सिमम टाइम। एंड जब भी बात करें, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर फीलिंग सैड। ओके, कभी कभी एग्रेसिवली कुछ चीज़ों को लेके वो क्या करें, जस्ट लाइक अपने आप को काट रहे हैं, या फिर बाइट कर रहे हैं, नेल्स बाइट करना टिथ पे, या फिर किसी को काट लेना। तो दीज पीपल्स और दीज चिल्ड्रंस आर वेरी much aggressive, they are very mal adjusted, and they are very sad also। ठीक है, इन बच्चों को हमने बोला है माल एडजस्टमेंट और माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसा जान लोगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, घर पे देखना किसी पर्सन अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, एक-एक बच्चे होते हैं जो बहुत झगड़ेलू होते ही हैं, उनके फैमिली जेनेटिक्स की वजह से, या फिर कोई बच्चा शांत रहता था, बीच-बीच में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है या झगड़ा करता है, दैट मीन्स आप समझ लो कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है एंड वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। इतना पॉइंट है, ठीक है? वो डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड। अभी देखो कॉजेज़ क्या हैं? इनके 3 कॉजेज़ हैं, ठीक है? क्या कॉजेज़ हैं? होम फैक्टर, स्कूल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। होम फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा? घर का एनवायरनमेंट, घर का वातावरण। पहले तो 4 पॉइंट्स हैं, नाम देख लो, और मतलब पॉइंट्स के हेडिंग देख लो। अनहेल्दी एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज़ द पॉवर्टी, थर्ड वन इज़ द पैरेंटल एटीट्यूड एंड ओवर एम्बिशियस पैरेंट। ये 4 पॉइंट ही बहुत खराब होते हैं। फ़ील करना अभी कि आपके साथ हुआ है कि नहीं, ठीक है? पहला पॉइंट, अनहेल्दी एनवायरनमेंट। Every time our environment is not good, our surrounding is not good where we live, okay? जहाँ भी आप हो अभी, प्रेजेंट हो, मे बी वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। समटाइम्स यू थिंक दैट काश ऐसा होता है कि मैं स्कूल जाता, काश ऐसा होता है कि मैं भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता। तो स्लम एरियाज में देखियो, अच्छा, और भी होते हैं। ट्रेन जहाँ पे आती है, मतलब स्टेशन एरियाज में देखें, बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं। इवन एक मंदिर, मस्जिद और चर्च एटसेट्रा, जहाँ पे भी प्लेसेस वो लोग स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्यों रह रहे हैं अनहेल्दी एनवायरनमेंट में? क्या ये पॉसिबल है कि वो जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के आ जा रहे हैं? हो सकता है वो 10% है, बट 90% दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव, और दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड। ऑलवेज
they get stuck with the emotional responsibilities with the family members, so that वो क्या करते हैं ना, जाके बेगर वाला वर्क करते हैं या किसी के रूम पे जाके झाड़ू पोछा करते हैं या फिर बर्तन मांजना एटसेट्रा करते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट। सो नॉट कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट एट होम लीड्स टू माल एडजस्टमेंट। अभी देखो, कॉन्जेनियल प्रॉपर एनवायरनमेंट, सिंपल सा कॉन्जेनियल वर्ड याद नहीं आया तो प्रॉपर। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो तो बच्चे क्या करेंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने वर्स्ट कंडीशन का सारा बोल दिया, बट घर पे भी नॉर्मली क्या होता है, रिच फैमिली, पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, सब में होता है। अगर घर का वातावरण अच्छा ना रहे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहे, तो बच्चे का माइंड अच्छा नहीं रहता। एंड बच्चा अगर पहले अच्छा भी पढ़ता था, अभी उसी चीज की वजह से वो क्या हो जाता है, जस्ट लाइक ब्रोकन हो गया एंड माल एडजस्टेड हो गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी मैंने बोला था गरीबी और बेगर्स जो होते हैं, भिखारी बेगर्स, या फिर जो भी स्लम एरियाज में है या फिर जो स्टेशन एरियाज में ये बर्तन मांजते हैं ऐसे, तो ये क्यों कर रहे हैं, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से। तो पेरेंट्स आर अनेबल टू फुलफिल जेन्युइन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम व्हिच लीड्स टू माल एडजस्टमेंट। अगर आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तभी माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, इश्यूज आएगा आपके एजुकेशन में, आपके ब्रेन में, सब कुछ में। वैसे सेम थिंग और एक आया, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर वे से खाना नहीं देते हैं, प्रॉपर वे से जो नीड्स है आपको उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे, दैट मीन्स ऑलवेज यू ट्राई टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, जो भी एनवायरनमेंट है या सोसाइटी है उसमें ऑलवेज अगर एडजस्ट कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो एडजस्ट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द माल एडजस्टमेंट। ठीक है, वो भी एक माल एडजस्टमेंट का पॉइंट तक पहुंच रहा है। पेरेंटल एटीट्यूड, अभी देखो ना, मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, उसमें एक था जहाँ पे पेरेंट्स केयर नहीं करते, डजंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड। मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स में कोई भी वन ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो मतलब केयर नहीं करता, डोंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन, ऑलवेज सो देयर लव एंड अफेक्शन टू मनी, नॉट टू देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों को वो लव नहीं दिखाते, इफेक्शन नहीं दिखाते, ऑलवेज वो ट्राई करते हैं क्या, कि वो पार्शियल पार्शियल पेरेंट्स के जैसे वर्क करें, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे भी एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी माल एडजस्टेड ही होंगे। ठीक है, लास्ट देख लीजिए, ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, वो जेनेटिक्स नहीं जानते। ठीक है, समटाइम्स parents are not able to get proper information about the genetics and heredity and their reaction with the environment, because if you are a इफ़ यू आर ए वेरी स्टूडियस पर्सन, ठीक है, आप बहुत ही स्टूडियस हो, स्टूडियस मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी दिमागी तौर से बहुत ही आगे चल रहा है या फिर पढ़ा लिखा है या फिर बहुत दिमाग है उसके पास, अच्छा विद्यार्थी था या फिर अच्छा स्टूडेंट था, ऐसा पर्सन पढ़ा लिखा है, एंड आपने जिसको मैरिज भी किया वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये क्या गारंटी है, क्या आपके बच्चों को भी ये बाउंड होगा कि वो भी अच्छे ही स्टूडेंट निकले या फिर अच्छे से पढ़ाई करे। ये मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मली आ जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबल नहीं है समटाइम्स, क्योंकि फ्यूजन होता है, कैरेक्टर्स का फ्यूजन होता है, जुड़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत जगह में देखने को मिला है, मैं खुद भी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, एंड ये मेरे फैमिली से ही मैंने नोटिस किया है कि मतलब मेरी जो सिस्टर हैं, बड़ी दीदी, तो उनको एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ हो जाता है, मेरे पेरेंट्स को मतलब पापा मम्मी दोनों को पढ़ना पसंद है, उनको पढ़ना पसंद नहीं था। उनको थोड़ा सा जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मॉडलिंग वगैरह हो गया या फिर पार्लर का वर्क हो गया, उनमें इंटरेस्ट था, तो ये अलग अलग चीज़ है। आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में वो आगे थे, मेरा थोड़ा सा ऑपोजिट लाइन में, स्टडी में मेरा लाइन था। तो ये चीज़ होता है कि अगर ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, अभी मैं बोलूँ कि ऐसा बच्चा रहेगा जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है एजुकेशन में, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मगर टॉप करें, उनके बच्चे मगर क्या करें, फर्स्ट क्लास लाए, ऑलवेज बहुत ही अच्छा रैंक करें। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। दैट मीन्स वी क्रिएट प्रेशर ऑन चाइल्ड, हम बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करें, ओवर एम्बिशियस बोल के, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा ये है कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा। क्या ये पॉसिबल है?
नहीं है। तो ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है, मैं उस पर बोझ नहीं दे सकता, मैं ऑलवेज उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। सो दैट ऑल्सो लीड फ्रस्ट्रेशन एंड माल एडजस्टमेंट। ये बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है कि उनसे हो नहीं रहा है, उनको प्रेशराइज किया गया। अभी देखो स्कूल फैक्टर, स्कूल में कितनी चीज़ें होती है, मैंने पहले जो फैक्टर बोले वो होमली था, दैट मीन्स पेरेंट्स क्या सोचते हैं या फिर पेरेंट्स क्या चाहते हैं। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट स्कूल फैक्टर्स में पीपल टीचर रिलेशनशिप। अभी देखो अभी का जो पॉइंट था, जो भी हमारे क्लास के टाइम पे भी हुआ वही चीज़ है। टेंस्ड रिलेशनशिप कॉजेस इनसिक्योरिटी। अभी देखो टेंशन वाला अगर मैं मूड ऑलवेज रख लूँ, ठीक है, ऑलवेज मैं टेंशन वाला मूड रखूँ एंड आपके साथ मेरा बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छा नहीं रहे एंड यू आर ऑलवेज ट्रीटेड मी इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड, मुझे ऑलवेज अगर वैसे ट्रीट करने लगे, हमेशा याद रखो कि टीचर का पोजीशन अलग होता है, ठीक है, वो क्या है, बट सम टाइम वो आपके फ्रेंड भी हैं, आपके गार्जियन भी हैं, आपके बड़े भाई भी होंगे, बहन भी होंगे, या फिर आपके माता पिता जैसे भी हैं, ठीक है। बट सबसे पहले तो वो एक टीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच लो, पीपल टीचर रिलेशनशिप, टेंस रिलेशनशिप। अभी मैं, आपने थिंक कर लिया कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है, एंड आपने क्या किया, ऑलवेज नॉर्मली मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन रैंडम पूछते रहे। सो एक भी टाइम अगर मैं आपको अटेंशन ना दूँ तो आपको बुरा लगेगा, यू थिंक दैट आई एम मेकिंग पार्शियलिटी विथ यू, है ना, वही चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे 200-300 बच्चे रहते हैं, एक टीचर सबको गाइड करते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर बच्चे, एक बच्चे को रेगुलर अटेंशन चाहिए, वो उसे वो अटेंशन नहीं मिला टीचर से, तो उसका टीचर के साथ जो रिलेशन था वो खराब होना स्टार्ट करेगा। टेंस रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा एंड टेंशन रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है, इनसिक्योरिटी, ठीक है। टीचर मुझे अटेंशन नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लो इनसिक्योरिटी आ गया इन स्टूडेंट्स एंड लीड टू माल एडजस्टमेंट, फिर से आ गया माल एडजस्टमेंट। अभी देखो फेल्यूअर, कभी कभी हम हार जाते हैं ना, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हार जाते हैं, अच्छा हार जाते हो रो लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या मेंशन है, फेल्यूअर और पुअर परफॉर्मेंस लीड टू लो एस्टीम। आपका जो आइडेंटिटी है आप उसको लैकिंग करते हो, है ना, आपका जो एक खुद पे बिलीव है उसको आप लैकिंग कर लिए एंड जिसकी वजह से भी माल एडजस्टमेंट हो जाता है, इफ यू आर नॉट ओवरकमिंग दिस पॉइंट, आप अगर ओवरकम नहीं कर पाते उसे। देन देखो डिफेक्टिव करिकुलम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कूल्स में ये होना तो बहुत जरूरी चाहिए, करिकुलम अच्छा होना चाहिए। अब जानते हो करिकुलम मतलब क्या होता है, दैट इज एक वर्ड्स आया है ग्रीक वर्ड से, करेर, CURRER, करेर, ठीक है, करेर सिंपल से समझ लो, रेस कोर्स, रेस कोर्स, ठीक है, रेस जानते हो, जहाँ पे रेस होता है, इतना ही समझ लो, रेस होता है ना। तो आपने देखा ट्रैक लाइंस होते हैं रेस कोर्स में या रेस फील्ड में, ऐसे ट्रैक लाइंस बनाए जाते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की वजह से, सबका डिस्टेंस मगर सेम ही रहता है, सब थिंक करते हैं जितना पास आए उतना बढ़ते जाता है, सॉरी कम हो रहा है डिस्टेंस एंड जितना दूर है उतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, डिस्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। अभी अगर एक लाइन पे आप पूरा कंप्लीटली मूव करके आते हो तो दैट इज यू कंप्लीटिंग योर रेस कोर्स, आपने अपना रेस कोर्स को कंप्लीट किया। तो करिकुलम भी ऐसा ही चीज है, करिकुलम में पूरा फुल कंसेप्ट रहता है एंड full concepts means concept about finance, concept about the administration section, concept about the school, different type of festivals, functions, activities and also syllabus and examination, सबके रिलेटेड होता है। तो करिकुलम एक रेस कोर्स जैसा है, सोचो ये रेस कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी अगर इसमें लैकिंग हो गया, इसमें कमी हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव करिकुलम, है ना। तो स्कूल करिकुलम इज नॉट डाइवर्सिफाइड, मतलब स्कूल का करिकुलम अगर इतना सारा एक्टिविटीज नहीं कर पाया, सिंगल एक्टिविटीज में वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये बच्चों के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है रिजल्ट, इसके वजह से बच्चे पुअर परफॉर्मेंस कर रहे एंड माल एडजस्टमेंट हो गया। अभी देखो एग्जामिनेशन सिस्टम अगर बेकार का हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम का 10th का एग्जामिनेशन चल रहा है, ये बहुत ही बेकार सिस्टम में चल रहा है ना, पता है, क्योंकि हम लोग, आप लोग भी खुद फील किए होंगे कि आप लोग के टाइम पे या हम लोग के टाइम पे हमने बहुत मेहनत किया है, बोर्ड एग्जाम दिया एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम लिखा, एमसीक्यूज तो ना के बराबर रहते थे एंड उसके बाद हम लोग इतना परसेंटेज लाते थे। But nowadays it becomes very easy to get 90% in the मतलब 10th,
in the 10th, sorry, in the 10th. Okay, so in the 10th standard, if you not getting enough mark, they think that they are very just like not knowledgeous, unable to understand, unable to adjust with the society. ओके ऐसा भी चीज होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन जो अपियरेंस होता है, सिस्टम होता है, ये प्रॉपर हो एंड जिससे आपका फुल्ली एक ग्रोथ हो सके, ऐसा एनवायरनमेंट हो, एग्जामिनेशन सिस्टम हो। बट ऐसा ना हो कि अगर बच्चों को हम सब कुछ जुगाड़ करके दे दे, तो उसमें बच्चे अगर 90% रखते हैं तो दे आर बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो अभी अच्छा कर लिए, अभी 90-95% रख लिए, एंड प्लस टू में जाके वो 30-40% रखते हैं। तो ये होता है उनका स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड गिर गया तो सोचो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फ्रीक्वेंट एग्जाम्स, कुछ टाइम पे होता है ना फ्रीक्वेंट एग्जाम्स, फ्रीक्वेंट मतलब 2 महीना छोड़ छोड़ के, 1 महीना छोड़ छोड़ के एग्जाम करो, एग्जाम करो। अच्छा, बच्चे अगर मतलब हर महीने एग्जाम्स देंगे, वो पढ़ेंगे कब, तैयार कब होंगे, या फिर आप कब पढ़ाओगे बच्चों को, उनके तैयारी में कैसे हेल्प करोगे। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चों पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेन भी आ जाता है, जिसके वजह से बच्चे क्या होते हैं, माइंड से जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, एंड उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, एंड माल एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो लास्ट स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर मीन्स ऑल अबाउट दिस सोसाइटी। सोशल फैक्टर आ गया। ठीक है, फिर से सोसाइटी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर, तो ना सोशल चेंज बोल के एक टॉपिक है, यूट्यूब में ऑलरेडी क्या है, वीडियोस हैं अवेलेबल, उसको पढ़ लेना, एक शॉर्ट टॉपिक है, पढ़ लोगे तो ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, एंड उसको आप अपना नोट्स बना लेना। ठीक है, मल्टीपल एरियाज में यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही एक फैक्टर बोला गया सोशल फैक्टर, तो सोसाइटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ये तो आप जानते ही हो। समटाइम ही फेसेस प्रॉब्लम्स इन एडेप्टिंग द सोशल norms or rules which results in frustration and the maladjustment। अगर सोसाइटी में रूल्स हम डिफरेंट रखें, ठीक है, डिफरेंट फॉर एवरी रिलीजन्स, डिफरेंट फ्रॉम एवरी रेसेस। अगर मैं बोलूँ कि हिंदू हैं हम, तो हमें इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे खाना है, इतने टाइम पे ये करना है, वो करना है, वो करना है। अभी जो भी मुस्लिम और क्रिश्चियन रहेंगे उसका रूल्स अलग अलग होगा, उनके रेसेस का, उनके रिलीजन का, जाति का या रिलीजन का। वैसे ही अदर कस्टम्स में भी सेम प्रॉब्लम फेस करे बच्चे, तो ऐसे में बच्चा समझ ही नहीं पाता, कंफ्यूजन आता है कि क्यों ऐसे कास्टिज्म के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सोसाइटी की वजह से ही आ रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है तो दैट मीन्स हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। अगर सिंपली हो जाए तो इट्स ओके, अगर सिंपली ना हो एडजस्ट तो दैट इज माल एडजस्टमेंट, उसी टाइम वो माल एडजस्टेड हो जाता है। देन देखो लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी देखो, चिल्ड्रन नॉट एबल टू फुलफिल देयर फिजिकल एंड मेंटल नीड बाय रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कुछ टाइम पे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं डांस करना, गाना गाना, या स्पोर्ट्स में जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना। अगर वो सभी उनको करने ना दिया जाए तो इससे भी प्रॉब्लम आएगा, वो फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एंड माल एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ स्कूल्स। अच्छा, आपका जॉब हमेशा चेंज होते रहता है, जॉब लोकेशंस। दैट मीन्स आपके जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या किए, पहले तो एक स्कूल में एडमिशन करवाए, ठीक है, वहाँ से फिर आप शिफ्ट हो गए तो उसको फिर 1 महीना ना होते होते दूसरे स्कूल में, फिर 1-2 साल में दूसरा स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, ऐसे अगर होते रहे सो क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा स्कूल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना, राइट। डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन द न्यू स्कूल एनवायरनमेंट एवरी टाइम। तो ये भी माल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। अभी देखो डिफरेंट टाइप्स जो मेंशन है, तो कितने टाइप्स था, टोटल आई थिंक 5 टाइप्स है। ओके, 5 टाइप्स है, टोटल 5 टाइप्स है। तो 5 टाइप्स को ना ऐसे डायग्राम आप कर सकते हो, ऐसे टाइप का डायग्राम्स बना लेना। ठीक है, ऐसे बीच में आप सर्कल कर दो एंड ऐसे पॉइंट्स को आप रख दो, एंड यहाँ पे पॉइंट्स लिख के इसके नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन दे देना एक बड़े से पेपर में और पेज में, हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो फर्स्ट में चलते हैं, हेल्थ एडजस्टमेंट। वन इज सेट टू बी एडजस्टेड, हम किसे एडजस्टेड बोलेंगे, जो अपने हेल्थ से, फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट से क्या हो जाता है, अच्छे से एडजस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में। अच्छा, अभी देखो जो पॉइंट्स को ऊपर पढ़ के आया ना, क्या था, फिजिकली जो भी पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो माल एडजस्टेड हो गया, तो यहाँ पे ना सारा हो पाएगा।
ये सारे रूल्स जैसे हैं कि एडजस्टमेंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो हेल्थ एडजस्टमेंट दैट इज फिजिकली, जैसे कि मैं राउरकेला में थी एंड नाउ आई एम लिविंग इन संबलपुर ड्यू टू माई जॉब वर्क और वर्क एक्टिविटीज। सो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा, आप लोग भी कर रहे हो, कहीं से आए होंगे एंड कहीं पे एडजस्ट कर रहे हो। तो वहाँ का पानी या फिर उनका वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का खाना आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपके बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, एडप्ट कर लिया, तो दैट मीन्स हेल्थ एडजस्टमेंट हो गया। अगर नहीं करेगा तो माल एडजस्टेड हो जाएगा। ठीक है। अगर सम ऑफ डिफेक्ट्स हैं, इनकैपेबिलिटीज हैं, तो वो सारे कहाँ पे सो होंगे? आपके फिजिकल पार्ट्स में सो होंगे। अगर यहाँ का पानी अच्छा ना हो तो हेयर फॉल का इशू होगा, आंखों का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, वेट लॉस होगा, बहुत कुछ होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर नॉट अनेबल टू, सॉरी, यू आर नॉट एबल टू फिट इन दिस सोसाइटी, और बोल सकते हो यू आर नॉट able to mix और adapt with the society और adapt the environment। तो आप environment को adapt नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो पहला पॉइंट गया। अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि हेल्थ एडजस्टमेंट हो गया, तो सेकंड एडजस्टमेंट इज द इमोशनल एडजस्टमेंट। क्या है? इमोशनल। Emotion play a leading role in one's adjustment to self and his environment। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू नो दैट वेरी बेटर वे टू एक्सप्लेन योर सेल्फ इमेज टू एवरीवन, दैट इज द इमोशंस। आप जानते हो कि वेलली अगर बेटर वे से खुद को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी को भी, या किसी के सामने कुछ भी बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो दैट इज, वो क्या है? वो है आपका इमोशंस। ठीक है। तो इमोशंस तो खुद को प्रेजेंट करने के लिए प्लस एनवायरनमेंट के साथ खुद को लिंक करने के लिए इमोशंस चाहिए। तो इमोशनली एडजस्टमेंट कब होता है? जब आप क्या है ना, प्रॉपर वे से प्रॉपर टाइम में सब कुछ करते हैं एंड एक बैलेंस इमोशनल डेवलपमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, तो तभी हम बोलते हैं इमोशंस आपका हर एक जगह पे फिट हो रहा है। तो दैट मीन्स यू आर इमोशनली एडजस्टेड। अभी देखो, सोशल एडजस्टमेंट आपको समझ आया? if you follow the rule of society, if you follow the responsibility, or if you overtake the responsibility of the different activities of the society or the festivals of the society, you make very effective explanation to every point, to everyone or nearby everyone, so that you are attached with this society and get minimal requirement फॉर योर डेवलपमेंट। दैट मीन्स यू आर सोशली एडजस्टेड। आप पूरे सोसाइटी में एडजस्टेड हो गए। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके एक्टिविटीज, आपके जो भी डेवलपमेंट क्वालिटीज हैं, ये सारे मैच्ड हो रहे। तब मैच हो गया एंड सोसाइटी में आप एडजस्ट कर लिए, तो दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। होम एडजस्टमेंट दैट इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप एंड द फैमिली मेंबर्स रिलेशंस विथ यू। तो आपका देखो, अभी मैं आपकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट यू विथ माई इमोशंस, सो दैट फाइनली मैं कहाँ पे जाती हूँ? जो मेरा पहले से पॉइंट था, दैट मीन्स माई फैमिली टुक एवरी पॉइंट्स वट एवर वी हैड इनसाइड इन अस। सो हमारे अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हमारे फैमिली से ही मैच करता है। जस्ट लाइक आवर सम कैरेक्टर्स, आवर ब्लड रिलेशंस, आवर जीन्स और आवर बॉडी टाइप, आवर हेड टाइप, और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जस्ट लाइक द डांसिंग, मूविंग, स्विमिंग, और फूड फूड टेकिंग जो प्रोसेस है, सारे कुछ पूजा पाठ सब कुछ। तो ये होता है होम एडजस्टमेंट। समटाइम्स हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी फेस करना पड़ता है, फिर भी अगर वो सॉल्व हो गया तो एडजस्टमेंट हो गया, अगर नहीं हुआ तो माल एडजस्टमेंट होगा। देन लास्ट वन, स्कूल एंड ऑक्यूपेशन एडजस्टमेंट। ये क्या होता है कि एडजस्टमेंट जो बड़ों में करते हैं, बड़ों में होता है। तो ऑक्यूपेशन इज अ बिगर थिंग दैट वी नीड टू सर्वाइव एंड ये सर्वाइव करने के लिए जो ये खाना चाहिए, खाने को खरीदने के लिए, बाई करने के लिए ऑक्यूपेशन चाहिए। तो ऑक्यूपेशन वन इज, बोल सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जैसा है जो लोगों को हेल्प करता है कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो it is all about the adjustment and it is one of the most important adjustment in your life। and बच्चों में, adolescents में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की ऑक्यूपेशन क्या है एंड कोई चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट है एडजस्टमेंट रिलेटेड। लिख नहीं पाएंगे स्पेशली फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल, जिनका था मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स और फिजिकल वाले, आप लोगों का तो प्रॉब्लम होता ही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और लिटरेचर वालों का उतना खास प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजी वालों को इशू नहीं होता है क्योंकि वो लोग बहुत लिख के आए हैं। ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश वाले भी लिखते हैं, बट फिजिकल वाले प्लीज़, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले, पीसीएम वाले, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें बिकॉज लिखने का स्पीड नहीं है। एंड आप लोग अगर अभी नज़रअंदाज कर रहे हो ना कि मैम हो जाएगा,
नहीं होता है, हाथ दुखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? नज़रअंदाज मत करो। मैं आपको मतलब एक पॉइंट बता रही हूँ कि इसी पॉइंट पे चलो, देखो आपका हैबिट आ जाएगा। 1 महीना तो ट्राई कर लो, बीच-बीच में ट्राई करते रहो। स्पेशली कभी ट्राई नहीं किया तो बीच में वीकली 2 टू 3 डेज़ लिखना हैबिट रखो। 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप लोग लिख लेना। ठीक है? वो भी टाइमर सेट करके लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं, आधा घंटा टाइम दे दो, 1 घंटा दे दो, टाइमर सेट करके देखो कि 1 घंटा में नियर अबाउट ठीक है 1 घंटा का भी नहीं, आधा घंटा में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करते हो, ठीक है? तो मैक्सिमम 5 टू 6 पेजेज़ लिख पा रहे हो कि नहीं? इफ अगर आधा घंटा में 5 टू 6 पेजेज़ अच्छे से प्रॉपर हैंडराइटिंग के साथ अंडरलाइन क्वेश्चंस के साथ पॉइंट वाइज़ लिख लेते हैं, दैट मीन्स आपका हैबिट बन जाएगा। चलो। तो अभी का क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, आफ्टर माल एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट पॉइंट ये आया डिफेंस मैकेनिज्म। पता है डिफेंस मैकेनिज्म कंसेप्ट से क्या बोलता है? मैकेनिज्म मीन्स वन काइंड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम से, करते हो कि नहीं? हाँ, कभी-कभी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, बुरे फँसते हैं रास्ते में जा रहे हो एंड गाड़ी खराब हो गया। कितना ज़्यादा बुरा लगता है, हाँ? कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, मैकेनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फँस गए, है ना? तो उस टाइम पे हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी को कॉल लगाना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है, किसी को हेल्प माँगना पड़ता है। तो ऐसे करके जब भी करते हो, तो ये भी एक टाइप का डिफेंस है। हाँ, मैंने आर्मी का भी एग्ज़ाम्पल दिया था, वो बाहर रहते हैं, बॉर्डर लाइन पे रहते हैं एंड हमें सपोर्ट करते हैं कैसे प्रोटेक्ट करके हमें ग्रो करने के लिए सपोर्ट करें प्रोटेक्ट करके वैसे घर वाले भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं बट ये है डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम योर सेल्फ मतलब आपके भी कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके ओवर इमोशंस आपके ओवर थिंकिंग आपके ओवर ऑब्सेशंस ये बहुत ज़्यादा है कि आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। सारे पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करें तो इट इज़ ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड ये क्या है ना दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मेंटल मैकेनिज्म और मेंटल एक्टिविटीज एंड दिस टर्म जो डिफेंस मैकेनिज्म का टर्म है किसने दिया है डिफेंस मैकेनिज्म टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सिगमंड फ्रूड फ्रूड का टर्म सुने हो आईडी ईगो सुपर ईगो याद है आईडी ईगो सुपर ईगो है ना सुपर ईगो तो उस पॉइंट पे हमने पढ़ा था क्या सिगमंड फ्रूड के बारे में एंड उनके कंसेप्ट के बारे में टोटल यस कुछ डाउट है एनी क्वेश्चन अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज ओके सो ये 2 पॉइंट हो गया कि ये टर्म्स किसने दिया सिगमंड फ्रूड ने ये टर्म दे दिया डिफेंस मैकेनिज्म का एंड आफ्टर दैट इट इज आल्सो नोन एज अ मेंटल मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आ गया वर्ड एडजस्टमेंट वाला ठीक है ना इसलिए एडजस्टमेंट का ही एक पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट बाय व्हिच ए पर्सन कैन lower down his stress and tension that is created by any type of situation in a person's life डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एडजस्टमेंट करने के लिए जो आपकी लाइफ में सपोज मैं यहाँ पे आके एडजस्ट कर रही हूँ सम टाइम आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट माई बॉडी और अबाउट माई फिटनेस अबाउट माई अनहेल्दी सिचुएशंस जो भी मैं घर पे खाना खाती थी अभी नहीं खा पाती तो ये जो सिचुएशंस आते हैं तो ये मुझे स्ट्रेस करते हैं कभी कभी वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं सडनली यू आर स्टक इन ए हाईवे आप हाईवे में स्टक हो गए या फिर जैसे कि कहीं पे गए हो एंड फंस गए पुलिस केस हो गया या कुछ भी हो सकता है तो उस टाइम पे अगर डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को डिफेंस कर पा रहे हो तो आपके लाइफ से क्या खत्म हो जाएगा स्ट्रेस एंड टेंशन स्ट्रेस और टेंशन दैट मीन्स स्ट्रेस कहाँ पे होता है आपके सर पे ही होता है ना हाँ सर पे ही स्ट्रेस लेते हो ना इसलिए इसको मेंटल एक्टिविटीज बोला गया और मेंटल मैकेनिज्म बोला गया राइट समझ गए तो इससे क्या हो जाएगा एक पर्सन का टेंशन खत्म हो जाता है अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए क्या बोला गया डिफेंस मैकेनिज्म्स आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज ये क्या है साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है एंड दैट आर अनकॉन्शियसली यूज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी एंड राइजिंग अराइजिंग फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग ये बहुत अच्छा सा पॉइंट लिखा गया है देखो जब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं
क्या आप जानबूझ के फँसते हो? नहीं ना, अनकॉन्शियसली फँसते हो। अनकॉन्शियसली फँस जाते हैं हम लोग, है ना? अगर अनकॉन्शियसली फँस गए एंड उस टाइम पे आप स्ट्रेस्ड होके अनकॉन्शियस माइंड में खुद को प्रोटेक्ट करते हो। छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आपको मच्छर काट रहा है या फिर कोई इंसेक्ट आपके बॉडी में चढ़ गया, आप क्या सोच समझ के अच्छे से उसको मारोगे? नहीं ना। सडनली आपका हाथ जाता है, राइट हैंड जाता है, अगर लेफ्ट हैंड में कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, सडनली आपका हाथ जाता है, वहाँ पे जस्ट बीट कर लिया, मार दिया उसको, है ना? तो ये आपने जो किया, ये अनकॉन्शियसली होता है। आपके माइंड को सडनली एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई आपको काट रहा है या मार रहा है, एंड आपका हैंड विदाउट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके मन से जाएगा, आपके पूरा होशो हवास में आप जो बोलते हो, कॉन्शियसली एक पॉइंट जाएगा कि हाँ अभी देख उसको फिर मार, नहीं, सडनली जाता है उसको मार डालो। तो ये क्या है? टू प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम द एंजाइटी। देखो, अनकॉन्शियसली यूज टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम, क्यों अराइज किया गया? अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से। ठीक है? सो ये जो भी इश्यूज आते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, आपको याद है हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ा था, है ना? साइकोसेक्सुअल थ्योरी को मैंने बोला था साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट है। तो इन psychoanalytic theory, a defense mechanism is an unconscious psychological mechanism। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म को? हमने क्या बोला? अनकॉन्सियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। अनकॉन्सियस, कॉन्सियस नहीं, अनकॉन्सियस साइकोलॉजिकल, दिमागी, ओके, मैकेनिज्म दैट रिड्यूसेस एंजाइटी। एंजाइटी को ये कम करता है हार्मफुल स्टिमुली से, जो स्टिमुली को और आउटर फोर्स को, आउटर एक्टिविटीज को आप सहन नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, वैसे सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए जब आप कोई एक्टिविटीज को अपने अंदर लाते हो एंड आप इम्प्लाई करते हो, एक्टिविटीज को आप स्टार्ट करते हो, तो उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म। हम क्यों यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी। कभी कभी गिल्ट फील होता है, एंजाइटी फील आता है, बहुत गुस्सा लगता है, कोई हमको डरा धमका रहा है तो हम डर डर के जीते हैं, कोई हमको ईगो दिखा रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है, कोई हमें बोल रहा है कि तुम इगोइस्टिक हो, बट यू थिंक दैट यू आर नॉट ए इगोइस्टिक पर्सन। आप सोचते हो कि नहीं? कभी आपको किसी ने बोला होगा तुम घमंडी है यार, तो आप उस स्टेज पे नहीं हो। एक्चुअल आप आईडी एंड सुपर ईगो के अंदर फंसे हुए हो। आप कौन से वे में जाना चाहते हो, कौन से पॉइंट को समझना चाहते हो, आपके पास आइडिया नहीं है। उसी टाइम हम गिल्ट फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, गुस्सा आता है हमें। तो उससे भी हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में सडनली आप सोचते सोचते ही ऐसा होता है, अरे छोड़ो, जो भी जो सोचे मेरा क्या जाता है। तो ये जो पॉइंट आता है ना, ये अनकॉन्शियसली आया, आपके मन से आया कि कुछ नहीं सोचना है, ब्लैंक कर दो, खत्म, हम अच्छे से जिएंगे। तो ये भी पॉइंट होता है डिफेंस मैकेनिज्म का, जो अनएक्सेप्टेबल पॉइंट्स है उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल। देखिए क्या हो गया, अनकॉन्शियस वर्ड कितना बार आ गया। एंड हेल्प वर्ड ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स, जो भी अनप्लीजेंट थिंग्स है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि आपका गुस्सा, एंजाइटी, ईगो, और जस्ट लाइक नेचुरली जो नहीं हो रहा है, उस चीज़ों को रोकने के लिए आप यूज करते हो। एंड इससे क्या होगा, जो भी आपके इश्यूज हैं, एंजाइटी के स्टेट्स हैं, फोबियाज हैं, कभी कभी होता है ऑब्सेशंस, मैं बोल चुकी हूँ, हिस्ट्रिया भी आप जानते हो। हिस्ट्रिया या फोबियाज क्या होते हैं? फोबियाज होते हैं डर। जैसे किसी को हाइट से इशू होगा, है ना? ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद उनको सर चकराता है एंड वो बैठ जाते हैं, चुपचाप से नीचे आ जाते हैं। या फिर किसी को पानी से प्रॉब्लम होगा, किसी को आँख से होगा, या बहुत लोग हैं जो कोई भी एक स्नेक या इंसेक्ट को देख लेने से बहुत डर लगता है, तो वो सारा फोबियाज़ है, ठीक है? एंड ऑब्सेशंस मीन्स एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद करना, ठीक है? जो चीज़ मेरा नहीं हुआ उसको भी पसंद करना, या फिर और भी ज़्यादा एक चीज़ के पीछे लगे रहना, वैसा चीज़। हिस्ट्रिया क्या होता है? पागलपन, एक टाइप का पागलपन बोल सकते हो। ये एज रिलेटेड मैटर है, जो कि हार्मोनल एंड साइकोलॉजिकल इशू एक साथ ही होते हैं, जो बे जिसमें क्या होता है ना, बॉडी की कुछ नीड्स होते हैं या ब्रेन के कुछ डिमांड्स होते हैं, वो फुलफिल नहीं होता तो होता है। ये नॉर्मली एडल्ट्स में ही देखा गया है, बड़ों में ही देखा गया है, छोटे में नहीं होता। सो हेल्दी पीपल नॉर्मली यूज डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म। आप जान गए कि हेल्दी पर्सन जो भी है डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू आउट दी लाइफ यूज करते हैं। एंड मतलब ये बोला जाते हैं कि आप हेल्दी क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि आप माल
फिलहाल एडेप्टिव नहीं रहना चाहते, मेंटली आप हेल्दी रहना चाहते हो, फिजिकली आप हेल्दी रहना चाहते हो, एंड जो भी एडवांस कंडीशन है उससे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, है ना। सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज टू प्रोटेक्ट द माइंड। आपको पता है आपका जो ईगो ईगो माइंडसेट है वो एक्चुअल में क्या है, सब में ईगो है। लोग ईगो वर्ड से टेंस्ड हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, बट ईगो इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स नॉट ए नेगेटिव वर्ड। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। एज पर द सोशल रूल यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, हाँ, एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, एंड इन एवरी ओकेजन और इन एवरी सिचुएशन, if you want to handle it with a proper care, you need to be egoistic। आपको एक इगोइस्टिक नीड टू बी एन इगोइस्टिक, आपको एक इगोइस्टिक बनना पड़ेगा। इगोइस्टिक मीन्स होता है जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, आपके माइंड को, आपके हार्ट को, या फिर आपके खुद के जो भी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम दी सोसाइटी, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तब हम बोलते हैं इसको ईगो, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ईगो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं। बट ईगो क्या होता है, एक्चुअली होता है बहुत ज़्यादा, अगर हद से ज़्यादा अगर आप ईगोइस्टिक बन जाओ और ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस जाओ, दैट इज खुद के बारे में ही बार बार सोचते रहो, तब ये इशू क्रिएट करता है। अदरवाइज अगर आप अच्छे हो, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, एंड आपके पॉजिटिव थॉट से 10 लोगों का अच्छा हो रहा है, तो दैट इज द पॉजिटिव वर्ड, एंड ईगो उसमें पॉजिटिव है। ठीक है, चलो अभी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म बहुत टाइप का होता है ना, उसके बहुत से पॉइंट्स होते हैं। अभी हम बोल सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज है, ये सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं। अभी मैं बोलूँ पॉजिटिव में क्या क्या वर्ड है, देख लो। रैशनलाइजेशन, कंपेंसेशन, डिनायल, सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, ट्रांसफरेंस, अनडूइंग। अगर मैं बोलूँ माइनर में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विड्रॉल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, फिक्सेशन, फैंटेसी, एक्टिंग आउट, आइसोलेशन। ठीक है, पहले तो इतने पॉइंट्स को रट लेना। अभी पॉजिटिव में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दो लाइन करके लिखते जाना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, इतना याद रख लो, मेकिंग एक्सक्यूजेस। अच्छा, कभी भी कंट्रोवर्सी में फंसे हो, घर पे तो झगड़े हो रहे होंगे, तब बुरा लगता है जब, तब आप क्या करते हो, उस जगह को छोड़ के जाने को ट्राई करते हो, है ना, एंड अपना लॉजिक लगा के वहां से आप कर लेते हो, है ना, भाग जाते हो। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आप कोई चीज को टू अवॉइड द ट्रू एक्सप्लेनेशन, जब कोई एक सही पॉइंट हो रहा हो एंड आप वहां से भाग जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मेकिंग एक्सक्यूजेस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जहाँ पे एक्सक्यूज बना के आप ट्रूथ से हट जाते हो। कंपेंसेशन, अच्छा आप कंपेंसेशन देते हो कि नहीं, हाँ, सपोज आप एक जगह पे, देखो आप दो काम एक साथ करो, आप दो काम एक साथ करो, अच्छा, ठीक है। अभी एक काम में आप बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है, आपको पूरा आता है, बट ये दूसरे काम में आप फेल्यूर हो, ठीक है ना, तब आप तसल्ली क्या देते हो, खुद को कैसे समझाते हो, अच्छा ए में मैं अच्छा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसका जो फेल्यूर हुआ ये कंपेंसेट हो गया, ये इक्वल तक पहुंच गया दोनों का, ठीक है, कंपेंसेट हो गया। दैट मीन्स आप फेल्यूर हो एक पॉइंट से, बट दूसरे पॉइंट में आप एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उसके साथ ये बैलेंस हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक प्रॉपर अनएक्सेप्टेबल पॉइंट्स को रिप्लेस करना अनदर एक्सेप्टेबल पॉइंट से। सपोज आपका एम है ए, बट आपको मिला बी, ठीक है ना, जैसे कि आप लाइफ में कुछ और बनना चाहते थे, बन रहे हो कुछ और, है ना, आपको बनना है ए, आप बन गए बी, तो क्या हो गया, लाइफ जो एक्सेप्ट किया आपके लिए वो आप बन गए, जो एक्सेप्ट नहीं किया वो बन नहीं पाए, ठीक है ना। सो अनएक्सेप्टेबल जो थिंग्स हैं उसको रिप्लेस करना एक्सेप्टेबल और एटनेबल पॉइंट्स है। देखो फिर रिप्रेशन आया, वर्ड क्या है, रिप्रेशन, रिप्रेस करना, सप्रेस रिप्रेस, है ना। अच्छा, अपने लाइफ का कौन सा ऐसा चीज है जिसे आप जानबूझ के भूलना चाहते हो, ठीक है। सो देखो क्या बोल रही हूँ, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव फॉरगेटिंग, जो पॉइंट को आप नहीं चाहते हो याद रखना, उसको आप अपने माइंड से फॉरगेट करें, जस्ट लाइक अनप्लेजेंट आइडियाज, नेचर और मेमोरी और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज वट एवर यू वॉन्ट टू लूज फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। वैसे मतलब अनयूजुअल थिंग्स हो उसको भूल जाना है। जब हम किसी एक चीज को
भूलना चाहते हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेस। ठीक है। डिनायल मतलब होता है मना करना, कोई चीज को मना करना या सैड फेसेस बनाना या फिर बिलीव नहीं करना ऐसे पॉइंट को। व्हेन ए पर्सन फेसेस डिफिकल्ट टाइम, जब आप कोई डिफिकल्ट टाइम पे होते हो या सैड होते हो, हार्ड टाइम पे होते हो, तो क्या होता है ना, फॉर देन फॉर सम टाइम ही इज नॉट एबल टू बिलीव फ्रॉम व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। मतलब हम लोग क्या होता है ना, सपोज आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं, ये इज ए प्रॉब्लम, इसमें फंसे हो, ठीक है, इसमें फंसे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही हमने सफ़र किया, बट सडनली सब कुछ जैसे टाइम के साथ चेंज हो गया, तो मैं इस पोजीशन तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। अभी आपके माइंड में मगर इस चीज़ का डर रह गया, ठीक है। इसलिए आप जब भी इसके लिए कोई भी स्टेप्स लेते हो, सोच समझ के कुछ को मना करते हो, कुछ को हाँ बोलते हो, ऐसे सोच समझ के करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिनायल। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक मैच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है in which socially unacceptable impulses are transformed into socially acceptable action। सेम चीज है, ऊपर जो पढ़े थे ना एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट बताओ? ये सब्स्टिट्यूशन एंड सब्लिमेशन एक जैसा है, जहां पे आप आपके सोसाइटी ने कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उस पॉइंट को आप एक्सचेंज कर रहे हो एक्सेप्टेड पॉइंट्स के साथ। अनएक्सपेक्टेड पॉइंट को, सॉरी अनएक्सेप्टेबल पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो विद द एक्सेप्टेबल पॉइंट्स। अच्छा, सब्लिमेशन अगेन डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है पता है? सपोज आप ए पॉइंट पे आपका घर बनाए हो, इस पॉइंट से आप यहाँ पे बी तक पहुंचे, तो यू आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मूव कर रहे हो आप एक जगह से दूसरे को, तो वैसे ही मेंशन किया गया। सब्लिमेशन में भी जो अनएक्सेप्टेबल पॉइंट्स हैं उसको आपने चेंज किया एक्सेप्टेबल के साथ। देन देखो आइडेंटिफिकेशन, ये तो जानते हो कि एक पर्सन का बिहेवियर, उसके एक्टिविटीज, उसके जो एडप्टिंग थिंग्स है, उसके ऊपर ही उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, कौन पावरफुल है, कौन डाउन टू अर्थ है। इंट्रोजेक्शन देख लो, इंट्रोजेक्शन, अभी तो इंजेक्शन ही टर्म्स आ रहे माइंड में, नहीं। इंट्रोजेक्शन वन ऑफ मेनी डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। मतलब बोला गया बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। occurs when a person internalizes the ideas or voices of the other peoples। ठीक है, दिस बिहेवियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इन द इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द पेरेंट्स। अभी मैं बताती हूँ इंट्रोजेक्शन क्या होता है। अच्छा, आपने क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जानते हो, या फिर बोल सकते हैं हम इंटरेक्ट करना जानते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। अभी सोच लो कि आप मुझसे बात कर रहे हैं एंड सडनली आपके पेरेंट्स आके इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, तो पर्टिकुलरली कुछ एक पॉइंट पे एक्सटर्नल अथॉरिटी होते हुए वो आ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। मतलब आप कुछ चीजों में पॉइंट्स को निकाल रहे हो, आइडियाज निकाल रहे हो, उसी पॉइंट पे आके आपके पेरेंट्स बात करें आपके जगह पे, तो उसको हमने इंट्रोजेक्शन बोला। ट्रांसपेरेंस, अभी देखो ट्रांसफेरेंस क्या होता है। ट्रांसफेरेंस इज ऑफनली और ऑफन रिलेटेड टू एंगर, ये हमेशा एंगर के साथ रिलेटेड होता है, मतलब उसके साथ ही जोड़ा जाता है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप जो कि हॉस्टाइल करते हैं, मतलब अकेले रहने से जो भी डिप्रेशन से आते हैं आपको, एंगर या हर्ट होते हो, ऐसे टाइप के जो डिफेंसिव एक्टिविटीज हैं, अटैक्स हैं, तो उस पॉइंट्स को हमने बोला ट्रांसफरेंस। अभी इस मैकेनिज्म के थ्रू जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो निकलेंगे एंड नेगेटिव पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं। अनडूइंग, undoing is the defense mechanism by which individuals avoid conscious awareness। undoing बोला गया, मैं नहीं सोचूंगी कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं करूंगी। एक disturbing impulses by thinking or acting in a way intended to revert or make unhappen those impulses even if only at a symbolic level। तो इतना ज्यादा क्लमजी नहीं करना है, मैं बताती हूँ। अनडूइंग, कोई चीज को मना करना, ठीक है, कोई चीज को मना करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है। आप कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहते हो, तो क्या करते हो, जो पॉइंट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुझे अगर नहीं चाहिए मैं तो उसे अवॉइड कर दूंगी, बट दैट इज कॉल्ड अनडूइंग, कोई चीज को नहीं करना। तो ये पॉजिटिव वाले डिफेंस मैकेनिज्म थे, मेगा एक्टिविटीज था। अभी देखो नेगेटिव वाले डिफेंस मैकेनिज्म में, पहले आ गया, वहां पे रिप्रेशन पढ़े थे, यहाँ पे सप्रेशन पढ़ लो। इट इज पार्ट ऑफ सिलेक्टिव फॉरगेटिंग, वहां पे क्या था, छोटे छोटे पार्ट्स में आप भूल जाओगे, ठीक है, आप सिलेक्टिव वे में कुछ चीजों को भूल रहे थे, इधर भी वही चीज है।
इन दिस पर्सन नोइंगली ट्राई टू फॉरगेट हिज मेमोरीज। साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ को आप पहचानना नहीं चाहते हो या फिर भूल जाना चाहते हो ऐसे एक्टिविटीज़ को। डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट बताया था। सपोज आप एक पॉइंट में हैं, दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हो। सपोज आपका अभी मूड ना बहुत ही ज़्यादा सैड वाला है, ठीक है, मैं सैड बना देती हूँ, सैड वाला है, एंड सडनली आप चाहते हो कि आप हैप्पी वाले मूड में चले जाओ। अगर इमोशंस को आपने स्विच किया, चेंज किया, तो दैट इज कॉल्ड डिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब किसी चीज से निकालना। ये ट्राई टू गेट रिड ऑफ, मतलब सपोज आप एक फेल्यूर वाले फीलिंग में हो, आप फेल्ड हो गए हो एंड आप बहुत ही स्ट्रेस से हो एंड आपने खुद को वहां से निकाल रखा है, खुद को वहां से निकाल के साइड कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। प्रोजेक्शन क्या है? इंट्रोजेक्शन पढ़ के आए हो, प्रोजेक्शन देख लो। In this, a person used to put his weaknesses and mistakes on another person. मैं चाहूंगी जो मैंने गलती किया उसका सारा जिम्मेदारी आपका हो जाए, आप पे अपना सारा गलती का जिम्मा मैं डाल दूंगी, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। रिग्रेशन देखो, रिग्रेट करना, ठीक है। अच्छा, कुछ पर्सन को देखिए वैसे करते हैं, मतलब उनका एज बहुत ज्यादा होगा बट स्टिल दे बिहेव लाइक ए चाइल्ड। उनके लॉयर ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो वैसे बिहेव करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू, ये देखो ये ऐसे बोलते हैं, फ्लाइट टू चाइल्डहुड, मतलब ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए चाइल्ड और बिहेव लाइक ए चाइल्ड, बच्चों जैसा बिहेव करना, वातावरण करना, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। अगर बोलोगे कि मैम रिग्रेशन मतलब रिग्रेट करना, ये रिग्रेशन वन काइंड ऑफ ऐसे ही इमोशंस है जो कि आपको पीछे ले जाने को ट्राई करता है। देखो, आप जब इमोशनली पीछे जाना चाहते हो तो आप स्टिल कहाँ पर मूव करते हो, कुछ टाइम के लिए फील करते हो कि आप बच्चे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। पर्सन ट्राइज टू हाइड हिज रियल फीलिंग्स, आप अपने रियल फीलिंग्स को छुपाना चाहते हो एंड बिहेव इन ऑपोजिट मैनर, ऑपोजिट इमोशन को शो करते हो। फिक्सेशन देखो, किसी चीज को फिक्स करना। सो पर्सन इज एन एडल्ट, एक पर्सन अगर एडल्ट है एंड स्टिल बिहेव इन एन इमेच्योर मैनर, वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है, इमेच्योर जैसा बिहेव कर रहा है, तो हीज पर्सनैलिटी स्टॉप्स एट अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ। उसका जो बिहेवियर है और पर्सनैलिटी है कुछ एक पॉइंट में जाके आई थिंक छुप गया। जस्ट लाइक अभी भी कुछ बड़े लोग होंगे जो थंब सकिंग करते हैं, है ना, फिंगर को सकिंग करते हैं, थंब को सकिंग करते हैं, वैसे है। फैंटेसी वर्ल्ड, डे ड्रीमिंग करते हो, कभी कभी सोच में रह जाना, मैं ऐसा करता अगर मैं ऐसा होता, तो ये ऑलमोस्ट 13 to 19 एज के विद इन होता है। अभी देखो, एक्टिंग आउट करना मतलब कॉपी करना, है ना। ये पर्सन यूज टू शो एक्सट्रीम बिहेवियर, एक पर्सन अपना एक्सट्रीम बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम एंग्री, मैं नहीं बोलूंगा मैं गुस्सा हूं, वो क्या करेगा, सडनली किताब को लिया एंड फेंक डाला किसी और पर्सन के ऊपर, किसी के मुंह पे ऊपर, तो क्या है, आप उसे समझ लेते हो ये पर्सन बहुत गुस्सा है ना। तो मैं अपना बिहेवियर शो नहीं करूंगा बट अपने एक्टिविटीज के थ्रू सबको बताऊंगा कि मेरा इमोशंस कौन से लेवल पे है ना। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेशन। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने पॉइंट्स को आप क्या करते हो, सेपरेट करके रखते हो दूसरे लोगों से, दूसरे के थॉट से। सो इन डिस्टिंग्विशिंग, अगर मैं बोलूं सबका इमोशंस अलग अलग है, इमोशंस में अलग वेराइटीज आते हैं एंड ये स्टिमुली के बेस्ड है, स्टिमुली के थ्रू ही चलता है, तो उसके बेसिस पे अगर बोले, सो यहाँ पे क्या लिखा है, इन डिस्टिंग्विशिंग एन इमोशन और इम्पल्स फ्रॉम अदर्स इन दिस वे, ए पर्सन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटीज कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, समझ आया। ईगो क्या होता है, अगर खुद के फीलिंग्स को दूसरों से आप सेपरेट रख रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो एंड इससे लोगों को हर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ईगो। एंड ये स्पेसिफिक सिचुएशन में दूसरे एंजाइटी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। सपोज कोई ऐसा एंजाइटी आया, गुस्सा आया, जिससे आप बहुत लोगों को मतलब क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हो या हार्म कर सकते हो, वैसे में अगर ईगो दिखा के आपने कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स आपने प्रोटेक्ट कर लिया सबको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म का है पॉइंट।